जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग नवंबर 1 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हम लोग हर दिन करते आए हैं अभी तक। और ये जो न्यूज़ हैं साथियों, PIB, द हिंदू, लाइव में जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से ली गई हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है। तो आपने देखा होगा, आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इनॉग्रेट किया है अखूरा अगरतला रेल लाइन। ठीक है, अखूरा अगरतला रेल लाइन एंड खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। ठीक है, तो ये दो रेल लाइन खोली है। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो अखूरा अगरतला रेल लाइन है, इसमें जो अगरतला में जो रेल साइड है, रेल की जो लेंथ है वो कितनी है, आपको ये बताना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेल ऑफ त्रिपुरा साइड। ठीक है, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो आपको बताना है अगरतला में कितनी जो रेल है जिसका अभी आज उद्घाटन किया गया है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, अगर आपने फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दिया हो तो। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया है तो हम आपके लिए ये काम कर देंगे। तो आपके ऑप्शन है साथियों, 12.24 किलोमीटर, 6.78 किलोमीटर, 5.46 किलोमीटर एंड 8.45 किलोमीटर। तो साथियों, इसका सही आंसर है 5.46 किलोमीटर। ठीक है, 5.46 किलोमीटर इसका सही आंसर है। जो टोटल इसकी लेंथ है अकूरा अगरतला अगरतला रेल लाइन की, ये 12.24 किलोमीटर की है। ठीक है, 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश के पार्ट में है और 5.46 हमारे त्रिपुरा के पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, द रेल लिंक इज 12.24 किलोमीटर लॉन्ग with 6.78 किलोमीटर डुअल गेज रेल लाइन इन बांग्लादेश एंड 5.46 किलोमीटर इन त्रिपुरा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इनकी रिस्पेक्टिव लेंथ याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 12 है। आधी इनके पास है ऑलमोस्ट, और आधी हमारे पास है, आधी से थोड़ा सा कम हमारे पास है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स का समापन हुआ है। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स का अभी हाल ही में समापन हुआ है हांगजाऊ चाइना में। तो आपको ये बताना है, तो आपको ये तो पता ही होगा, टोटल इंडियन मेडल्स जो है, मेडल टैली थी टोटल इंडियन की, वो 111 थी। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इनमें से जो 111 मेडल्स हैं, इनमें से फीमेल एथलीट्स ने कितना जीता है, आपको ये बताना है। कितना विमेन पैरा एथलीट्स ने जीता है मेडल्स पैरा एशियन गेम्स में। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है 35, 30, 40 या 45। तो साथियों इसका सही आंसर है 40। ठीक है, इसका सही आंसर है 40। तो इंडियन पैरा एथलीट्स मार्क अ मोन्यूमेंटल अचीवमेंट इन हिस्ट्री ऑफ पैरा एशियन गेम्स हेल्ड इन हांगजाओ चाइना विद ऑल टाइम हाई मेडल टैली ऑफ 111 इंक्लूडिंग 29 गोल्ड्स। ठीक है, अभी हम लोग ने कल के करंट अफेयर में देखा था, ये पूरी मेडल टैली याद रखी थी। 29 हमारे पास गोल्ड है, उसके 2 ज़्यादा सिल्वर हैं और 20 ज़्यादा उससे ब्रोंज है। ठीक है, ये मेडल टैली आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और लास्ट जो इंडोनेशिया में जकार्ता में हुए थे ये पैरा एथलीट्स, वहाँ पे हम लोग ने 82 मेडल्स हासिल किए थे। ठीक है, तो 82 मेडल से बढ़ के हम लोग कहाँ आ गए हैं, 111 मेडल्स आ गए हैं। ठीक है, इंडिया की ओवरऑल पोजीशन कितनी है पैरा एशियन गेम्स में, 5th। ठीक है, बिहाइंड चाइना, ईरान, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, और 40 मेडल जो हैं वो फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं, विमेन पैरा एथलीट्स ने जीते हैं, जो कि 36% है मेडल टैली के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 40 मेडल जो हैं वो इंडियन विमेन पैरा एथलीट्स ने जीते हैं। ठीक है, कितने मेडल जीते हैं साथियों, 40। टोटल कितने हैं, 111। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव से रिलेटेड। तो गोवा देखते हैं, आपको दो चीज़ याद आ जानी चाहिए, जो हम लोग ने अभी पिछले करंट अफेयर्स में 1-2 दिन पहले ही देखा था। तो गोवा से सबसे पहले क्या हो रहा है, गोवा में नेशनल गेम्स हो रहे हैं गोवा में। ठीक है, नेशनल गेम्स हो रहे हैं गोवा में। इससे पहले कहाँ हुए थे, इससे पहले गुजरात में हुए थे। ठीक है, ये कौन सा एडिशन है, ये शायद 37th एडिशन है नेशनल गेम्स का। नेशनल गेम्स का मोटो क्या होता है, गेट सेट प्ले। ठीक है, तो हम लोग ने 3G से ये देखा था। ठीक है, सबसे पहले गुजरात में हुआ था, उसके बाद गोवा में हुआ था। सबसे पहले नहीं, मतलब अभी जो हुआ है वो गोवा में हुआ है, उसके जस्ट पहले गुजरात में था। और जो मोटो है गेट सेट प्ले है, हम लोग ने ये देखा था। और एक चीज़ क्या देखी थी कि यहाँ पे कौन सा मिशन है साथियों, तो हम लोग स्वयं जाते हैं ना, स्वयं हम लोग खुद जाते हैं और हम लोग को कोई नहीं ले जाता है, तो हम लोग स्वयं गो करते हैं। तो स्वयं पूर्ण मिशन जो है वो गोवा का मिशन था। इसके अंतर्गत क्या हुआ, गोवा के कैश्यूज को GI टैग मिला। ठीक है, गोवा के कैश्यूज को क्या मिला था, GI टैग मिला था। तो हम लोग ने पुरानी चीज़ें देख ली, अब
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने करेंट क्वेश्चन की ओर। आप लोग पढ़िए 1 मिनट क्वेश्चन, हम तब तक इसको इरेज कर देते हैं ताकि नए चीज़ के लिए जगह मिले, ठीक है। तो बताइए, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जो 2023 में हुआ है, अभी हाल ही में 4th एडिशन हुआ है, तो उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है आपको ये बताना है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इट, इन व्हाट, इन गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव विच इज द 4th एडिशन ऑफ दिस मैरीटाइम कॉन्क्लेव, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 14। तो साथियों इसका सही आंसर है 12, ठीक है। 12 कंट्रीज ने इसमें गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में पार्ट लिया है, ठीक है। रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हैज बीन हेल्ड बाय इंडियन नेवी अंडर द एजीज ऑफ नेशनल वॉर कॉलेज गोवा, ठीक है, नेशनल नेवल वॉर कॉलेज सॉरी गोवा, ठीक है। तो ये जो कॉन्क्लेव था, दिस वॉज अटेंडेड बाय डेलीगेट्स फ्रॉम 12 इंडियन ओशन कंट्रीज, ठीक है। आपको 12 कंट्री के नाम नहीं याद करने, बस आप ये याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा कि 12 इंडियन ओशन नेशंस ने इसमें भागीदारी की थी। क्या नाम, क्या क्या है ये, कॉमरोस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कौन कौन सी कंट्रीज मतलब हम लोग देख रहे हैं, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क्स। पता नहीं इतनी लंबी लंबी थीम्स कौन रखता है, ठीक है, खैर चलिए आप देख लीजिएगा, इतनी लंबी थीम्स हैं। तो कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क्स, आप ये याद रखिएगा, ये थीम है किसकी, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव की। इसमें 2-3 चीजें देख लेनी है, क्या, सबसे पहले तो 4th एडिशन है, ये नहीं याद करना है कि कहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली गोवा मैरीटाइम से पता ही चल रहा है कि ये गोवा में हो रहा होगा। तो ये 4th एडिशन है, कितनी कंट्रीज पार्ट ले रही है, 4 × 3 12, ठीक है, 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। इसकी थीम क्या है, कोलैबोरेटिंग कॉमन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये सारे करंट अफेयर क्लियर हुआ होगा, इसके डायमेंशंस आपको क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, सिटीज डे, वर्ल्ड सिटीज डे बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो आपको ये बताना है सिटीज डे की थीम क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बनाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है एंजेंडरिंग अर्बन डिजाइन फॉर सेफ विमेन स्पेसेस, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, एंड लास्ट ऑप्शन इज अर्बनाइज्ड लाइवलीहुड, ठीक है, ये एंड गलत से लिख गया है, ठीक है, अर्बनाइज्ड लाइवलीहुड। तो साथियों इसका सही आंसर है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस हर जगह आजकल सस्टेनेबल की बात हो रही है, तो सिटीज भी सस्टेनेबल हो, अर्बनाइजेशन भी सस्टेनेबल हो, तो सस्टेनेबल अर्बन अर्बन फ्यूचर, ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। देखिए यहाँ पे फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है, और ये एसडीजी का गोल नंबर 11 से अलाइंड है, ठीक है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 अक्टूबर को, ठीक है। जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, आपको डेज नहीं याद करने हैं, क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट जो रेशियो है बहुत ही कम है, आप इनपुट बहुत देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, आउटपुट बहुत ही कम निकलेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप थीम याद कर लीजिए, थीम डिस्टिंक्ट होती है, आराम से आपके दिमाग में के ब्लॉक्स जो होते हैं, छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आराम से फिट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए कि थीम क्या है, तो थीम है सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। कैसे याद रखेंगे, सस्टेनेबल की हर जगह बात हो रही है, तो सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर होगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैव क्रिएटेड कार्बन नैनो फ्लोरेट्स कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू हीट विद अनमैच्ड इफिशियंसी। तो किस आईआईटी ने कार्बन नैनो फ्लोरेट्स को बनाया है जो कि काबिल हैं किस चीज़ के लिए, सनलाइट को हीट में कन्वर्ट करने के लिए विद अनमैच्ड एफिशिएंसी, एकदम बेहतरीन तरीके से सनलाइट को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है, ये कार्बन नैनो फ्लोरेट्स कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि कार्बन नैनो फ्लोरेट्स किसने बनाया है, किस आईआईटी ने बनाया है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, आईआईटी मद्रास से बनाया है, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आईआईटी बॉम्बे। तो साथियों इसका सही आंसर, अगर आप सोच रहे हैं आईआईटी दिल्ली है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है साथियों, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने नैनो फ्लोरेट्स बनाया है, कार्बन नैनो फ्लोरेट्स बनाया है केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू हीट। अगर आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, 1-2 दिन पहले ही शायद, कि आईआईटी बॉम्बे को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कार्ट टी थेरेपी के लिए
उनका एक प्रोडक्ट था कार नाम से कुछ, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को अप्रूवल दे दिया था। तो ये क्या था, ये कैंसर एलिविएटिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको अप्रूवल मिल गई थी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था, थोड़े दिन पहले की बात है, एक दिन पहले की। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा था, ठीक है, क्योंकि ये कैंसर रिलेटेड प्रोडक्ट है, कि इसमें कैंसर से डील करने की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये कार्ट टी, जिसका नाम था कार्ट टी थेरेपी, वो प्रोडक्ट जो है अप्रूवल मिला था आईआईटी बॉम्बे को। यहाँ पे भी साथियों क्या है, आईआईटी बॉम्बे को ही कार्बन नैनो फ्लोरेट्स के लिए जो है इन्होंने आईआईटी बॉम्बे ने कार्बन नैनो फ्लोरेट्स का जो है क्रिएशन किया है, जो क्या करेगा, केपेबल, विच इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू हीट, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कार में बॉम्ब है, ठीक है, कार में बॉम्ब है, या कार्बन बॉम्ब याद रख सकते हैं, ठीक है, कार्बन बॉम्ब, ठीक है। कार्बन से याद रखेंगे कार्बन नैनोफ्लोराइड्स, और बॉम्ब से याद रखेंगे बॉम्ब बे, ठीक है। तो ये देखिए एक बार ट्रिक और देख लीजिए, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्या याद रखेंगे, कार्बन कार्बन बॉम्ब, ठीक है, कार्बन बॉम्ब, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, वैसे कार्बन बॉम्ब। कार्बन से क्या याद रखेंगे साथियों, कार्बन से याद रखेंगे कार्बन नैनोफ्लोरेट्स, जो कि केपेबल है सनलाइट को हीट में कन्वर्ट करने के लिए। और बॉम्ब से क्या याद रखेंगे, आईआईटी बॉम्बे ने इनको बनाया है, किसको, कार्बन नैनो फ्लोराइड्स को, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों बैलन डी और अवार्ड से रिलेटेड। तो आपको मेल में तो पता है मेसी साहब ने जीता है 8th टाइम्स, ठीक है, मेसी साहब ने मेल बैलन डी और जीता है। पर क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कि बैलन डी और फेमिनिन अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। हु क्लेम्ड बैलन डी और फेमिनिन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस टू स्पेन्स विमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है। स्पेन विमेन वर्ल्ड कप को बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए बैलन डी और फेमिनिन अवार्ड किसको मिला है, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है डोलेरेस गलार्डो, सेकंड ऑप्शन है एलेक्सिया पुटेलास, थर्ड ऑप्शन है आइटाना बॉनमती, फोर्थ ऑप्शन है आइरीन परदेस पैरडेस, जो भी, मतलब हम तो परदेस ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो साथियों आपको बताना है कि बैलन डी और फेमिनिन अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो सही आंसर है साथियों सी ऑप्शन, आइताना बॉनमती, ठीक है। आइताना बॉनमती को जो है ये अवार्ड मिला है बैलन डी और अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो लियोनेल मेसी साहब को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला है 8th बैलन डी और रिकॉर्ड इन फुटबॉल हिस्ट्री। और आइटाना बॉनमती को मिला है बैलन डी और फेमिनिन अवार्ड फॉर हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस टू स्पेन्स विमेन वर्ल्ड कप विन एंड बार्सिलोना सक्सेस, ठीक है। बैलन डी और जो अवार्ड है वो 1956 में आया था, और ये फ्रांस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेसी तो याद कर लेंगे कि बालों, या तो ठीक है, आप नहीं अगर याद कर पा रहे तो हमारे लिए ट्रिक है। यहाँ पे ये बैलोन डी और फेमिनिन है, तो बस याद रखिएगा बाल, ठीक है, बाल जो आपके सर में होते हैं, केश, ठीक है, बाल आपके हेयर, तो बाल बहुत मेसी हैं, ठीक है, बाल बहुत मेसी हैं। तो ये याद रखिएगा बालों का अवार्ड किसको मिला है, मेस, मतलब बाल क्या है, बहुत मेसी हैं, तो मेसी को अवार्ड मिला है मेल के लिए। फीमेल के लिए बालमती को, ठीक है, बालमती को, ठीक है। बालमती, बालमती से याद रखेंगे बॉनमती, ठीक है, बालमती बस आप याद रखिएगा। तो बालमती, बाल अवार्ड बालमती को, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गई आपके लिए कि एक तो पहली बात तो है बाल बहुत मेसी हैं, तो ये मेसी को अवार्ड मिला है इन मेल सेक्शन। दूसरा है फीमेल में कैसे याद रखेंगे, बाल वाला अवार्ड किसको मिला है, तो बालमती को, मतलब आइटाना बॉनमती को, ठीक है। और ये याद रखेंगे बालमती को बहुत पेन है, ठीक है, बालमती को बहुत पेन है, ठीक है। तो याद रखेंगे बालमती को बहुत पेन है, मतलब ये स्पेन से आती है, ठीक है, ये स्पेन को बिलोंग करती हैं, ठीक है। और बाल किसके मेसी हैं, तो याद रखेंगे टीना के, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना से आते हैं, तो ये टीना के प्लेयर हैं अर्जेंटीना के, और ये स्पेन की प्लेयर हैं, तो इनको बहुत पेन है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर की ये ट्रिक देख लेते हैं साथियों। तो पहले अगर आपको बालन डियोर दिखेगा तो आप याद रखिएगा बाल की बात हो रही, बाल मतलब हेयर की, ठीक है। बाल क्या है साथियों, मेसी हैं, किसके, टीना के। तो मेसी क्या है, मेसी मेल अवार्ड ही है, और टीना मतलब अर्जेंटीना से आते हैं, एक ट्रिक ये हो गई मेल सेक्शन के लिए। फीमेल बाल अवार्ड किसको मिलेगा, बालमती को, ठीक है, बालमती से मतलब बॉनमती, ठीक है, बॉनमती। और बालमती क्या है, पेन में है, तो पेन मतलब स्पेन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी, और बहुत ही ईजिली आप यहाँ इसको अगर आएगा क्वेश्चन तो बहुत ईजिली इसको अटेम्प्ट करेंगे विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
साथियों यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन थी वन लाइनर टाइप की, तो आप देख लीजिएगा। अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे टोमेटो केचप है या कोई जैम है, तो उस पर क्या होगा, क्यूआर कोड रहेगा, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स को आसानी होगी एक सेफ फूड को एक्सेस करने में, उनके इंग्रेडिएंट्स को जानने में। ठीक है, तो ये FSSAI ने क्यूआर कोड लाया है, किसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये काम हुआ है कि क्यूआर कोड से वो पता लगा पाएंगे कि फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फूड सेफ है कि नहीं, एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया है, तो ये सब चीज़ें क्यूआर कोड से वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। तो उन्होंने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अनाउंस किया है, किसने, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इनोवेटिव सोल्यूशंस देते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए जो भी इनोवेटिव सोल्यूशन देगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, अगर आपको पता है तो इंडिया की बहुत बड़ी पर्सनालिटी को ये अवार्ड मिला है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनको 2018 में शायद मिला था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो आप बताइएगा यहाँ पे हम किस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। ये न्यूज़ इसलिए ली गई है क्योंकि एक तो एक भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इस बार किसी इंडियन को नहीं मिला है, पर फिर भी एक बैकग्राउंड के लिए ये ले लिया गया था कि अगर पूछ लेते हैं कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो आपको पता रहे कि ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है। ठीक है, किस लिए देता है, टू फॉर गिविंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे वही चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड है, आप एक बार बस रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये ब्लू सर्कल चाइना, जोन्स मोलेर चिली, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साउथ अफ्रीका, इन लोग को अवार्ड मिला है किस किस के लिए, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों यहाँ पे विजन इंडिया @ 2047 आया है, जिसके कुछ फाइनल नुआंसेस हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिया को एस्टिमेट किया जा रहा है कि $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, कब, 2047 में। ठीक है, 2047 में। ये विजन इंडिया @ 2047 किसने प्रिपेयर किया है, तो ये नीति आयोग ने प्रिपेयर किया है। आप ध्यान दीजिएगा, किसने प्रिपेयर किया है, नीति आयोग ने। और साथियों अभी हम लोग ने शायद पिछले हफ्ते अपनी वीडियोज में देखा था डेली करंट अफेयर्स में कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसका हमने आपको कोई ट्रिक भी बताई थी। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसका जो था टेक्निकल एडवाइजर था। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टेक्निकल इनपुट जो दिए थे वो विजन इंडिया वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिए थे, किसके लिए, विजन इंडिया 2047 के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी बाय 2047। तो जीडीपी एट करेंट प्राइसेस जो है 6.7 जो है 2030 में होगा, और 2047 में कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, जीडीपी क्या कितना हो जाएगा, 29, मतलब वही $30 ट्रिलियन अराउंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 29 या $30 ट्रिलियन बाय 2047 हो जाएगा जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। पर कैपिटा जीडीपी कितनी होगी, अराउंड 18,000 या $17,590। ठीक है, $17,590। एक्सपोर्ट्स कितने के हो जाएंगे हमारे, 8 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट होंगे। इंपोर्ट्स कितने होंगे, 12 ट्रिलियन के इंपोर्ट्स होंगे, और $1,273 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट्स होंगे। सेविंग्स कितनी होंगी, $1,339.7 ट्रिलियन। ठीक है, तो सोर्स ये देखिए नीति आयोग लिखा है, तो इस डॉक्यूमेंट को नीति आयोग ने प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा, ये दोनों जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम किया जाना चाहिए। ठीक है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2047। ठीक है, और जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी कितनी हो जाएगी, लगभग $17,590। ठीक है, आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना है, बस याद रखिएगा 17,000 से 20,000, $18,000 से $20,000 तक की जो है पर कैपिटा जीडीपी हो जाएगी। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाया किसने है, इसको नीति आयोग ने जारी किया है, और इसको टेक्निकल इनपुट्स किसने दिए हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों हम लोग 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सेविंग्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम लोग ने सिटीज़ के लिए देखा था, तो हम लोग सेविंग्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेविंग्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना है इस बार की थीम क्या थी सेविंग्स डे की। आपके ऑप्शंस हैं सेविंग फॉर अनसर्टेनिटी, सेकंड ऑप्शन है सेविंग फॉर बेटर टुमारो,
थर्ड ऑप्शन है सेविंग मेक्स यू रिच, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्कर योर टुमारो। तो साथियों इसका सही आंसर है कॉन्कर योर टुमारो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, कॉन्कर योर टुमारो। आप के पास सेविंग रहेगी तभी तो आपका कल सुनिश्चित रहेगा। ठीक है, तभी आप अपने जो कल है, आने वाला कल है, आपका भविष्य है, उसको आप सुनिश्चित कर पाएंगे जब तक आपके पास सेविंग है। ठीक है, एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड। ठीक है, तो कॉन्कर योर टुमारो जो है इसका इसकी थीम है किसकी, सेविंग्स डे की। ठीक है, ये इसमें सेविंग्स वर्ड ही नहीं आएगा इस थीम में, याद रखिएगा। एक छोटा सा हैक याद रखिएगा, अगर कहीं भी आपको सेविंग दिखता है तो वो थीम होगी ही नहीं। ठीक है, सेविंग में, सेविंग डे में थीम सेविंग है ही नहीं, बस ये है कॉन्कर योर टुमारो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लंदन समिट वाज इन द न्यूज़, व्हाट वाज द फोकस ऑफ दिस समिट। ठीक है, तो लंदन न्यूज़ जो है अभी, सॉरी लंदन समिट जो है अभी न्यूज़ में था। आपको ये बताना है कि इस लंदन समिट का फोकस क्या था। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, रिजॉल्व इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, क्या इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये किया गया है। सेकंड ऑप्शन है चाइनीज हेजिमनी को डील करने के लिए किया गया है। थर्ड ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है फूड सेफ्टी के लिए ये लंदन समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है साथियों, तो अगर आप सोच रहे हैं कि पहला ऑप्शन एकदम सही है, रिजॉल्व इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अभी हाल ही में इसराइल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी न्यूज़ में था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसीलिए कहते हैं आपको करंट अफेयर्स ढंग से, सही से, एक ऑथेंटिक सोर्स से फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला समिट लंदन में हुआ था, जिसको लंदन समिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, द फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट इन लंदन दिस वीक हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज यूके's embattled प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक मच टॉक्ड अबाउट एम्बिशन टू मेक ब्रिटेन अ टेक्नोलॉजी सुपर पावर। ठीक है, चलिए ये सब बात की बात है, बस याद रखिएगा लंदन समिट जो है ये एआई से रिलेटेड है। ठीक है, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाई। ठीक है, लाई। ठीक है, लाई। ठीक है, एल से लंदन और एआई से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, लंदन समिट लाई। ठीक है, लंदन समिट क्या है, लाई। ठीक है, एल से लंदन और एआई से एआई समिट। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपके ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान में है, अर्मीनिया में है, या कैरेबियन आइलैंड में है, या साथियों रशिया में है। तो साथियों इसका सही आंसर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, अर्मीनिया नहीं है, कैरेबियन आइलैंड नहीं है, इसका सही आंसर है रशिया। ठीक है, ये रशिया में है। तो अभी आपने हाल में ही एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे 60-70 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो जूइश पैसेंजर्स को मारने आ रहे थे, मतलब ये एयरपोर्ट पे मारने आ रहे थे, रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के एयरपोर्ट में वहाँ पे अटैक करने आ रहे थे जूइश पैसेंजर्स को। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो रशियन पुलिस ने अभी अरेस्ट किया था 60 लोगों को, सस्पेक्टेड ऑफ स्टॉर्मिंग एन एयरपोर्ट इन द मुस्लिम मेजोरिटी कॉकेस रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। ठीक है, सीकिंग टू अटैक ज्यूइश पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम इजराइल। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान कहाँ है, ये रशियन प्रोविंस में है। ठीक है, और ये मुस्लिम मेजोरिटी जो है रिपब्लिक है। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। ठीक है साथियों, और ये किसके अंडर आता है, रशिया के अंदर आता है। ठीक है, रशिया के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दारू। ठीक है, दारू। ठीक, आर से, यू से रशिया और डीए से दागिस्तान। ठीक है, दागिस्तान का बस आप डीए देखिएगा और देख लीजिएगा दारू। ठीक है, दारू। ठीक है, रशिया, तो ये रशिया प्रोविंस में आता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये बताया है कि वो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, एक डॉक्टर का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है या कोई डबल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस में है और अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी खोला है, तो ये सब चीज़ों से पता चल जाएगा। ठीक है, तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का है और ये डॉक्टर्स के लिए होगा। ठीक है, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट होगा वो नेशनल मेडिकल रजिस्टर के नाम पे होगा, जो कि अगले 6 महीनों में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे कि उनकी पहचान हो पाएगी, उनके लाइसेंस की पहचान हो पाएगी कि किस स्टेट में काम कर रहे हैं, क्या क्या काम किया है, किस डिपार्टमेंट से हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं कि नेफ्रो डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो आया है नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा आया है फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु पब्लिशेस कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो कौन पब्लिश करता है कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है G20, सेकंड ऑप्शन है अंकटाड, थर्ड ऑप्शन है साथियों वर्ल्ड बैंक, और फोर्थ ऑप्शन है IMF। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट प्रोवाइड्स मार्केट एनालिसिस फॉर मेजर कमोडिटी ग्रुप्स, एनर्जी, मेटल, एग्रीकल्चर, प्रेशियस मेटल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो 46 की कमोडिटीज की ये रिपोर्ट होती है। ठीक है, और ये 2 बार पब्लिश होती है वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक करती है अप्रैल में और अक्टूबर में हर साल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कमोडिटी है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक है, वो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट। ठीक है, वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट, बट बस इसके आगे वर्ल्ड लगा लीजिए कमोडिटी मार्केट के, तो आप समझ जाएंगे कि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। ये छोटा सा हैक है, फिर से देख लेते हैं। कमोडिटी मार्केट के आगे बस वर्ल्ड लगा दीजिएगा तो समझ जाएगा वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट मतलब वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर सही लगा होगा, पसंद आया होगा। ये छोटी सी हैक जो आपके लिए बनाई गई थी आपको सही लगी होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में प्रचंड वॉज इन द न्यूज। ठीक है, प्रचंड का मतलब क्या है आपको ये बताना है, या प्रचंड क्या है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, ड्रोन है, सेकंड ऑप्शन है हेलीकॉप्टर है, थर्ड ऑप्शन है मिसाइल है, या फोर्थ ऑप्शन है सबमरीन है। तो साथियों इसका सही आंसर है ये एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर है ये। तो आर्मी का ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड सक्सेसफुली कैरीज आउट इनॉग्रल फायरिंग। ठीक है, तो ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लाइट है और कॉम्बैट है, मतलब लड़ाई भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा मतलब लड़ाई मतलब कॉम्बैट रोल में भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए इनॉग्रल फायरिंग उसकी टेस्टिंग की गई थी। ठीक है, इसकी किसने बनाया है, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे प्रचंड क्या है, तो यार लास्ट में देखिए चांद है ना, तो चांद पे कैसे जाएंगे हम लोग, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ठीक है, मिसाइल से तो जा नहीं सकते, सबमरीन तो पानी के अंदर होता है, ड्रोन लेके जाएंगे नहीं, ड्रोन में आप बैठ नहीं पाएंगे, तो हेलीकॉप्टर में आप बैठ के चांद पे जा सकते हैं। ठीक है, वो आजकल एक थोड़े दिन पहले रील वायरल हुई थी ना, फलक से चांद तारे तोड़ लाएंगे, 16 17 18 भी ले आएंगे, ऐसे करके मतलब कुछ था। तो वही याद रखिएगा, चांद के वो भाई साहब जो लाएंगे वो चांद पे कैसे जाएंगे, वो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो प्रचंड जो है, प्रचंड जो है PRACHAND, तो प्रचंड जो है वो हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो चांद से कहाँ जाएंगे, हेलीकॉप्टर, चांद पे कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, कि आपको बताना है रोहिणी नैयर प्राइज किसको मिला है। ठीक है, रोहिणी नैयर प्राइज किसको मिला है, किसके लिए, फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ ट्राइबल वुमेन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल वुमेन की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए रोहिणी नैयर प्राइज किसको मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, विक्रांत राज सिंह को, सेकंड ऑप्शन है अविरल धामी को, थर्ड ऑप्शन है अमित सेन गुप्त को, या फोर्थ ऑप्शन है दीनानाथ राजपूत को। तो साथियों इसका सही आंसर है दीनानाथ राजपूत। ठीक है, तो दीनानाथ राजपूत को, जो कि बस्तर से हैं, उनको रोहिणी नैयर प्राइज मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ ट्राइबल वुमेन इन छत्तीसगढ़। आप इसको डिस्क्रिप्टिव में यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं कि इन्होंने कैसे इंप्रूव की थी 6000 औरतों की जिंदगी, तो 6000 ट्राइबल महिलाओं की जिंदगी इन्होंने बाय एस्टैब्लिशिंग फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाबार्ड का कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो आप उसमें इजिली ये कोट कर सकते हैं, रोहिणी नैयर प्राइज। ठीक है, और ये सेकंड एडिशन है अवार्ड का। ठीक है, और रोहिणी नैयर कौन थी, ये एडमिनिस्ट्रेटर और इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। एक बार इसकी चलिए ट्रिक देख लेते हैं। तो आर से रोहिणी है और जिसको मिला है वो भी आर से है। ठीक है, राजपूत। ठीक है, रोहिणी नैयर राजपूत। ठीक है, आर से रोहिणी नैयर और आर से ही राजपूत, तो दीनानाथ राजपूत। ठीक है, दीनानाथ राजपूत। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक्स पसंद आई होगी। अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग का ये सेशन समाप्त हो गया है। हम लोग कल अपने नए सेशन के साथ मिलेंगे। और साथियों अक्टूबर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वीडियो डाल दी गई है, अपलोड कर दी गई है, आप उसको बिल्कुल देख लीजिए। बिल्कुल सारे, ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं
उनको बताया गया है आपको ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से, इसलिए लंबा है थोड़ा सा वीडियो, शायद 4 साढ़े 4 घंटे का है। पर आप एक बार देख लेंगे तो आप बहुत आपको उसकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जो वहाँ पे कंटेम्प्रेरी चीज़ें ली गई हैं और कुछ स्टैटिक चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपका मन है तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग मिलेंगे अब कल 2 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, हम हमेशा बोलते हैं अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।